वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस टेस्ट जो 8 जन और सेकेंड शिफ्ट को पेपर ये कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, देखिए क्वेश्चन में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस ए टू डी। अब इसमें आप कॉम्प्लेक्सेस देखोगे, पहला कॉम्प्लेक्स इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है निकेल कार्बोनिल का टेट्रा कार्बोनिल, ये आपको दिया हुआ है। अब इस केस में आप जो है ध्यान रखो क्या है कि दैट जो CO है कार्बोनिल ग्रुप दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व क्या करोगे कि द पेयरिंग विल बी प्रीफर रेदर जो है स्प्लिटिंग होगा, रेदर पेयरिंग विल बी प्रीफर। तो अगर मैं इसमें कंसीडर करूं कि निकेल कौन से स्टेट में है, तो निकेल ग्राउंड स्टेट 0 पे, करेक्ट। ये तो अब इसमें कैसे कंसीडर किया जाएगा, आप देखो इसमें इस तरीके से होगा, T2G आपका इस तरीके से आएगा और यहाँ पे Eg ऑर्बिटल। अगर इसमें मैं कंसीडर करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 3d8 4s2। 3d8 अगर 4s2 आप कंसीडर करोगे तो पेयरिंग इसमें अकर होगा। तो जब पेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन के यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में n=0, यानी कि इस केस में आपका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसको मैं म्यू कंसीडर कर लेता हूं दैट इज गोइंग टू बी 0 बोर मैग्नेट्रॉन। देन सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड में आपको क्या मेंशन किया हुआ है, सेकेंड में इन्होंने मेंशन किया हुआ है निकेल H2O मींस जो है हेक्सा हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Cl2। अब इस केस में क्या होगा कि निकेल चूंकि इसके साथ 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि निकेल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन दैट केस ये हो जाएगा 3d8। अब 3d8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होगा क्या कि ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप ऑब्जर्व करो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग जो है प्रीफरेबल नहीं होता है। अब वैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस केस में क्या देखने को मिलेगा आपको, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ऑब्वियसली आप जो है इसमें निकाल सकते हो वैल्यू, दैट इज म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू √8, इसका वैल्यू आएगा। देन C और D की बात करते चलते हैं। C में आपको क्या मेंशन किया गया है, C में इन्होंने मेंशन किया है जो है सोडियम। इस अगर मैं कॉम्प्लेक्स मेंशन करूं तो डाई एनाइन निकेल कॉम्प्लेक्स है, 2 माइनस आ जाएगा। बट इसमें भी आपका जो कॉम्प्लेक्स है निकेल का, इसमें जो निकेल का ऑक्सीडेशन हुआ +2 स्टेट होगा। बट मोर ओवर इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो करेस्पॉन्डिंग लिगेंड है जो Cn- हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पे क्या होगा कि 3d8 कॉन्फ़िगरेशन तो है इसका, बिकॉज 4s से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया गया, निकेल +2 स्टेट में है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में केस में आप क्या देखोगे कि ये जो ऑर्बिटल जो यूज करने जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनार होगा, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन इसका आकर होगा, बिकॉज D इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे 4 5। अब जो है क्योंकि ये ऑर्बिटल यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा इस फॉर्म में रहेगा। तो यानी कि n की वैल्यू अगर इसमें बात किया जाए n=0, इस केस में भी कंसीडर किया जाएगा। ये स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये dx² - y² ऑर्बिटल को यूज करेगा फॉर द हाइब्रिडाइजेशन के लिए, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इस केस में जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर n=0 है तो म्यू विल बी क्लियरली 0, मींस जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0 इन दिस केस। नाउ D की बात करें तो D के केस में आपको क्या दिया हुआ है, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पैलेडियम Cl2, और जो है यहाँ पे दिया हुआ है PPS3 फॉस्फेट, ठीक है, ये आपको मेंशन किया हुआ है। अब एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये आती है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो करेस्पॉन्डिंग उस गिवन मेटल के साथ में कोई भी लिगेंड ले लो, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा। यहां पे भी कुछ ऐसी कहानी हम लोग देखने को मिलता है कि पैलेडियम जो बिलोंग कर रहा है 4d सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो ऑल्दो ये वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहां पे क्या होगा कि अगर 3d सीरीज रहता तो वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता। लेकिन चूंकि ये पैलेडियम की बात करें, ये बिलोंग कर रहा है 4d सीरीज से, इस वजह से ये जो PPS3 है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की तरह काम करेगा। यानी कि यहां के केस में भी आपको कुछ कहानी ऐसी देखने को मिलेगी। होगा क्या कि ये भी कॉन्फ़िगरेशन इसका dsp2 जाएगा,
मींस स्क्वायर प्लेनार। और जब DsP2 जाएगा तो अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इस दैट केस इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इक्वल टू 4d8। तो यानी कि मैं जिस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 7 8, और ये जो d ऑर्बिटल है ये यूज किया जाएगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो वंस अगेन n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0 म्यू इज आल्सो गोइंग टू बी द 0। तो म्यू अगर 0 है तो क्लियरली देख सकते हो कि केस ए, केस सी, केस डी में सब में आपका जो करस्पॉन्डिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है। तो आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू b, a इक्वल टू सॉरी c इक्वल टू d, और यहाँ पे आपका √8 है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, b की वैल्यू ज्यादा होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन देखो आप इसमें तो क्लियरली देख सकते हो कि इन दैट केस आपका जो सेकेंड आंसर है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 इन्होंने ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या बोला है कि एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X एब्सॉर्ब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड आल्सो गिव फॉलोइंग रिएक्शन। इस जो है फॉलोइंग रिएक्शन अकर हो रहा है। अब इसमें मेंशन क्या है कि यहां से जो हम लोग का इंफॉर्मेशन है क्या दिया हुआ है इन्होंने, कि अगर आप क्वेश्चन में देखो कि एक तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा फॉर हाइड्रोजनेशन के लिए, तो क्लियरली देख सकते हो जितने भी आपके पास सामने ऑप्शन है सभी के सभी में हम लोग को 2 मोल्स हाइड्रोजन सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उस इंफॉर्मेशन से हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग जो है गैदर करते हैं और उसके बेसिस पे जो रिएक्टेंट है एक्स मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में आइडिया लगाते हैं। क्या दिया हुआ है इन्होंने, पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। हम लोग को पता है कि जिंक यूज किया जा सकता है, आप इसकी जगह पे डाइमिथाइल सल्फाइड का भी यूज कर सकते हो फॉर द रिडक्शन ओजोनोलिसिस पे। ये कंपाउंड ए दे रहा है जिसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग जो है अमोनिकल सिल्वर के साथ में। ये कौन सा रिएजेंट है, याद होगा ये रिएजेंट हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का रोल क्या होगा, तो गिवन जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, वो कन्वर्ट कर देगा एसिड में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आ रहा है ये कंपाउंड बी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज 3 ऑक्सो हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका गिवन जो है दिया हुआ है, ठीक है, बी प्रोडक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, कैसे होगा, तो जो है डाइओइक एसिड दिया हुआ है इसको हम लोग कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 जो है हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और 1 2 3 पोजीशन पे है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि क्या करें, जो करस्पॉन्डिंग जो है ऑप्शन आपको मेंशन किया गया उसका आप जो है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए जाओ, वहां से आइडिया मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये ध्यान दें। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन मैं कंसीडर करता हूं। अगर आप पहला ऑप्शन इसमें देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये एल्कीन दिया हुआ है, नो डाउट इसमें 2 मोल्स तो कंज्यूम होगा ही, यानी कि क्राइटेरिया फर्स्ट फुलफिल कर रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसमें हम लोग को ओजोनोलिसिस करा के देखना है कि गिवन प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन आप इसको दे दो, एक ऑक्सीजन दे दो इसको, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन, यानी अब मैं कंसीडर करूं तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नो डाउट ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन इसका क्या जो कंसीडर आप करोगे तो सेकंड पोजीशन पे ये ऑक्सो ग्रुप आ जाएगा। अगर इसमें प्रोडक्ट को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा COOH, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आप देखेगा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और 2 पे ऑक्सो पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्लियरली हम लोग का क्या चाहिए, 3 ऑक्सो। फर्स्ट इज नॉट गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी कुछ इस तरीके से इन्होंने कंसीडर किया हुआ है जो है। अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये क्या होगा, यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दो, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन। अब मैं इसको ड्रॉ करूं 1 2 3 4 5 6, क्लियरली आप देख सकते हो कि इस केस में आपको जो है द गिवन जो बी प्रोडक्ट है दैट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस केस। तो कैसे बन के आएगा प्रोडक्ट, एक बार मैं इसको ड्रॉ करूं तो COOH यहां पे आ गया 1 2 3 4 5 6, COH यहां पे, और थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो, बिकॉज थर्ड पोजीशन पे यहां पे डबल बॉन्ड था। तो क्लियरली इन दैट केस जो है द सेकंड इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 वंस अगेन जो जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रीवियसली आल्सो और हम लोग प्रीवियस पेपर में भी देखे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, बोला गया है कि अमॉन्ग A to D द कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन डिस्प्ले
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो वन बाय वन ऑब्जर्वेशन करते जाओ। बोला गया कि दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, आसान प्रॉब्लम है। इस केस में देखो तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्लेटिनम ट्राइअमाइंस दिया हुआ है क्लोराइड, इस केस में ये किस टाइप का है, Ma3B, इस टाइप का है, नो डाउट। तो जो है क्या इस केस में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली उस केस में आपका जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स होगा वो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री रखेगा। लेकिन अगर इसमें ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से जाएगा, A3A कंसीडर किया जा सकता है और B। ऑब्वियसली जब केवल B है तो हम लोग जो है GI इस केस में नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, फर्स्ट में नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। B की बात करते हैं तो B में आपको क्या मेंशन किया गया है, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, बट ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, ये कॉम्प्लेक्स आपका दिया हुआ है मेटल, इसमें कंसीडर किया हुआ इन्होंने A5 और B। वन सेकेंड कहानी यहाँ पे रुक जाती है, बिकॉज अगर इसमें आप बनाओगे तो ये होगा बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब अगर इसमें मैं ड्रॉ करना चाहूं बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज तो वो डिफिकल्ट है इस केस में बनाना, ठीक है। तो जो है आप इस केस में क्या देखोगे, A5B इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आपका देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग जो है ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली ये जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो बी में भी हम लोग जो है GI नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। सी की बात करें तो सी जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इन्होंने किस टाइप का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेटल A2BC, ठीक है। ये भी जो है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, तो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनार होगा। तो किस तरीके से जा सकता है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो AABC, ठीक है। तो ये तो जो है इस केस में इनके पास 90 एंगल, लेकिन जैसे ही इसमें और कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, B और C ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं तो कितना एंगल हो जाएगा, इस केस में 180। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग GI ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि C कैन बी आवर करेक्ट आंसर। देन D की बात करें तो D में कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है, वन सेकेंड प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और मेंशन क्या किया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस टाइप का A4BC। बनाया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर ये कॉम्प्लेक्स कंसीडर करो जिसमें B और C के बीच का जो एंगल हो वो 180 का हो, और एक और आप कंसीडर कर सकते हो जहां पे B और C के बीच का जो एंगल हो वो 90 हो। तो यानी कि इस केस में भी हम लोग GI को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ऑब्जर्व कर सकते हैं। D इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। अब इसमें बात करें कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें मेंशन किया गया है C एंड D बोथ कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, दैट यानी कि इन दैट केस थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, इसके लिए जो है बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट NCERT से प्रॉब्लम पूछा गया है। पूछा गया इन्होंने क्वेश्चन में बोला है which of the following compound is likely to show both Frankel as well as the Scotty defect in its crystalline form। तो जो है डायरेक्ट इसमें बहुत ज्यादा हम लोग जो है नहीं डायरेक्ट मेमोरी है, तो इन दैट केस क्या होगा कि हम लोग का NCERT का जो प्रॉब्लम है दैट इज AGBR, यानी कि AGBR में हम लोग दोनों इफेक्ट को देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखो, बोला गया है कि हाइड्रोजन हैज आइसोटॉप्स ABC if the number of neutron s in the ABC respectively are XYZ then the sum of XYZ। once again सिंपल प्रॉब्लम। हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक तो हम लोग का जो है प्रोटियम आता है जिसमें कि इस तरीके से इसको हम लोग मेंशन करते हैं प्रोटियम। दूसरा हम लोग का ड्यूटेरियम होता है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं D1 और इसका मोलर मास जो है 2 लिया जाएगा। देन तीसरा होता है ट्रिटियम जिसका इस तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन 1 होगा। न्यूट्रॉन की बात करोगे तो आप इसमें 0 होगा, इसमें न्यूट्रॉन की बात करोगे तो इस केस में 1 हो जाएगा, और इसमें न्यूट्रॉन की बात 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो टोटल सम बोला है, ये हो गया हम लोग का x, ये हो गया y और ये हो गया z। x + y + z इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लियरली दैट इज गोइंग टू बी 3, यानी कि इस दैट केस थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पीरियोडिक टेबल से प्रॉब्लम है। क्या बोला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि अलोंग द पीरियड अगर हम लोग जाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर डाउन द ग्रुप जाए तो साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर में क्या दिया हुआ है, कार्बन हम लोग को पता है कि इधर लाइज करेगा। पहले हम लोग पोजिशनिंग कर देते हैं कहां पे एटम लाइज करेंगे। तो कार्बन हो गया, कार्बन के बाद ऑक्सीजन मेंशन किया हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे लाइज करेगा, फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन और क्लोरीन के नीचे ये आएगा ब्रोमीन। इस तरीके से कुछ हम लोग का ऑर्डर जाएगा। इधर अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाए तो क्या होगा, साइज इंक्रीजेस यानी कि रेडियस इंक्रीज, रेडियाई इंक्रीज।
ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। इधर से इधर आप जाओगे तो क्या होता है कि साइज डिक्रीजेस मींस रेडियाई आल्सो डिक्रीजेस, ये आपको जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन को फॉलो करेगा क्या, क्लोरीन को फॉलो करेगा फ्लोरीन, बिकॉज यहां से इधर जाने में डिक्रीज हो रहा है, सॉरी फ्लोरीन नहीं फॉलो करेगा, इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है तो कार्बन हो जाएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो अगर इसमें आप आंसर देखना चाहो तो क्लियरली क्या हो जाएगा, E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, यानी कि इन दैट केस कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियरली फोर्थ इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, द मोनोमर्स इन द माल्टोज आर। तो माल्टोज किसके मोनोमर्स होते हैं, तो ये रहा हम लोग के पास माल्टोज का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो आइडिया लगाया जा सकता है माल्टोज का स्ट्रक्चर। और इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी हम लोग का एक जो मोनोमर्स है, अगर हाइड्रो बॉन्ड को ब्रेक करके देख लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा ग्लूकोज, और दूसरा क्या हो जाएगा, वंस अगेन ये भी अल्फा ग्लूकोज। तो जो मोनोमर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं फॉर द माल्टोज के लिए वो अल्फा ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्शन में गए हुए हैं। जब हम लोग इसका चेन बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के साथ में तो वो इन दैट केस वो सेलुलोज एज अ पॉलीमर फॉर्म करता है। बट यहाँ इस केस में क्योंकि ये डाइमर है, इसका डाइमर है, तो ये हो गया अल्फा ग्लूकोज का और अल्फा ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि 32 के केस में क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्लियरली सेकेंड विल बी करेक्ट इन दिस आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 33, एक आसान प्रॉब्लम एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन द टर्म्स ऑफ बोर रेडियस A0। कैसे है, लिथियम 2+ के लिए, इन लिथियम 2+। तो हम लोग को पता है कि जो बोर रेडियस का फॉर्मूला कैसे जाएगा, n² इंटू जेड, जो रेडियस का फॉर्मूला जाएगा n² जेड इंटू A0, ये फॉर्मूला जाएगा A0 जो कि बोर रेडियस है। अब बात करें इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला गया है किस ऑर्बिट में, तो क्लियरली दे हैव मेंशन n = 2, और z लिथियम के लिए हम लोग को पता है कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो जो है रख दो आप वैल्यू, r जो है n की वैल्यू 4, n² = 4 डिवाइड बाई z दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे A0 है, तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियरली इस केस में फर्स्ट विल बी करेक्ट। 34 जो कि आपको जो है रिएक्शन दिया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस में, जो कि आयरन के लिए हम लोग करते हैं जब हेमेटाइट से आयरन का प्रिपरेशन रहता है, रिडक्शन। तो क्या बोला है क्वेश्चन, इसमें आप देखो तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमॉन्ग द रिएक्शन A to D the reaction that does not occur in the blast furnace during the extraction of the iron। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर जिसको भी ये जो है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन अकर होता है, या एक तरीके से बोले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट, जिसको भी मेथड पता होगा तो इन दैट केस इस प्रॉब्लम को इजीली कर सकता है। तो पहला इन्होंने रिएक्शन क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आप इसमें देखो SiO3 SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम SiO3, जो स्लैग फॉर्मेशन अकर होता है, जिसके थ्रू सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है ये यहां से रिमूव किया जा सकता है। तो क्लियरली दिस रिएक्शन अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस, इसमें कोई दो राय नहीं कि अकर नहीं होगा। दूसरा क्या केस है, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है इन्होंने, अगर आप उसमें देखो Fe2O3 को इन्होंने क्या किया है, CO के साथ ट्रीट किया, मतलब CO के साथ। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होता है कि आयरन रिड्यूस होता है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है Fe3O4, साथ में ये खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट होता है। तो दैट रिएक्शन बेसिकली अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस, इसमें कोई डाउट नहीं कि दिस टू रिएक्शन इज गोइंग टू अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस। सी की बात करें तो FeO react with the SiO2 and it is going to form FeSiO3। नहीं, ये रिएक्शंस हम लोग नहीं ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द ब्लास्ट फर्नेस में। ये FeO रिएक्ट करे SiO2 के साथ में, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ में, और FeSiO3, अदरवाइज हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो है ऐसा रिएक्शन हम लोग देखने को नहीं मिलता है ड्यूरिंग दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट। सेकेंड बात, जो लास्ट रिएक्शन है, दे हैव मेंशन FeO जो कि रिड्यूस हो रहा है FeO + ½ O2। ये रिएक्शन भी हम लोग जो है ब्लास्ट फर्नेस में नहीं ऑब्जर्व करते। क्यों नहीं? बिकॉज आयरन जो ऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के साथ में रिड्यूस होकर आयरन फॉर्म करता है। इस तरीके का हम लोग डिसोसिएशन नहीं ऑब्जर्व करते हैं। इन दैट केस ये भी हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा, मींस दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दैट कैन जो है, आपसे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, मेंशन ये किया हुआ है कि द रिएक्शन विच डज नॉट अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस, कौन सा अकर नहीं होगा? तो क्लियरली C and D, और इस केस में फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज गोइंग टू बी आवर योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखें तो वंस अगेन जो है सिंपल प्रॉब्लम है, बट इसमें अगर आप कंफ्यूज ना हो तब इन दैट केस आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्या इन्होंने रिएक्शन क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक किस तरीके से
कीटोन इन्होंने दिया हुआ है, अनसैचुरेटेड कीटोन। अब इसको इन्होंने ट्रीट किससे किया हुआ है, H3O+ यानी कि H+ मान सकते हैं कि H+ के साथ रिएक्शन में जा रहा है। कैसे रिएक्शन जाएगा, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर इज गोइंग टू डोनेटेड टू H+ है। ये प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होकर ये कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस केस में अब अगर आप कंसीडर करो क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर क्लीव होगा, नो डाउट, बिकॉज ऑक्सीजन हैव द पॉजिटिव चार्ज। और उसके पीछे मिस इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं, कैसे आएगा इसका, कुछ इस तरीके से बन के आएगा आपके सामने, OH पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड की खासियत क्या है, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन द नेचर। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम साइक्लिक है, सिस्टम प्लेनार है और इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दिस सिस्टम इज हाईली स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो है आप देख सकते हो कि अदर केस में एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाया हुआ है। तो क्लियरली इस केस में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 36 देखें आप, तो आसान प्रॉब्लम में इसमें क्या है कि मेंशन किया हुआ है कर्व log k वर्सेस 1/t का, और डिफरेंट स्लोप इन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर द ई एक्टिवेशन एनर्जी का। जैसे इस केस में आपको जो है याद हो कि हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे दैट इज इक्वल टू k, दैट रेट कांस्टेंट होता था और ये हम लोग का निकल के आता था a × EA/RT। यहाँ पे सभी टर्म्स आपको याद होगा कि कौन कौन सा टर्म है, दैट ये कांस्टेंट हो गया, अरेनियस कांस्टेंट हम लोग मेंशन करते थे, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। इसको अगर हम लोग ln ले, ln k दैट इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT, ये आपका होगा। आपको पता है कि इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, log k दैट इज इक्वल टू log A, यहां नीचे आ जाएगा EA/2.303 RT। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है log k वर्सेस 1/t का। ठीक है, ये तो नो डाउट ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन ये EA समथिंग आपका जो है स्लोप हो गया। अब इस केस में आप ऑब्जर्व करो कि क्या दिया हुआ है कि जो हम लोग का स्लोप आ जाएगा, इस केस में आपका स्लोप क्या आ जाएगा, EA/2.303 R माइनस में आ जाएगा। तो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, उसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा। अब इसलिए हम लोग अगर एक्स एक्सिस से कंसीडर करें तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा। कैसे जो है देखोगे आप, क्लियरली देखो तो स्लोप किसका ज्यादा है, तो क्लियरली इस केस में स्लोप किसका ज्यादा है, आपका ए का ज्यादा है। तो जो है अगर आप आंसर कंसीडर करो तो क्या आंसर हो जाएगा इस केस में, EC कर्व से आप जो है देखो, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा स्लोप C का है तो C का सबसे ज्यादा, देन C को फॉलो करेगा A को फॉलो करेगा जो है आपका D, और सबसे लिस्ट जो स्लोप कंसीडर किया जाएगा वो B का होगा, तो EB। यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 देखें, बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसीड वाया विच रिएक्शन। तो जो है अगर कंसीडर करें एक बार बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो हमारे पास रहता है क्या है, फिनॉल को हम लोग ट्रीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, ये होता है HCOOH इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, ठीक है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का रोल क्या होगा कि ये इसको प्रोटोनेट करेगा, ताकि ये जो कार्बोनिल है वो इलेक्ट्रोफिलिक जो है नेचर शो करे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर कंसीडर करें तो ये होगा H+ जिसको प्रोटोनेट करेगा। अब ये जैसे ही प्रोटोनेट होगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HC+OH+, और यहाँ पे आ जाएगा H। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, यहां से बॉन्ड होगा, जो कि हम लोग ओवरऑल रिएक्शन किस फॉर्म में देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द बेंजीन रिंग। तो बनता क्या इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है ये कुछ इस तरीके से बन के आता है। ठीक है, OH CH2OH। अगर आप इसके डायरेक्ट जो है पॉलीमराइजेशन के लिए जाएं तो जो है क्या होगा इस केस में, यहाँ पे फिर से CH2OH आ जाएगा, और इन दैट केस ये जो है जो प्रोडक्ट होगा ये फॉर्म कर देगा बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट का आप स्ट्रक्चर एक बार देख सकते हो। एक और भी फॉलो किया जाता है, फॉलो वो कैसे किया जाता है कि इसको फर्दर हम लोग फॉर्माइलेशन कराते हैं, यानी कि हम लोग ट्रीट करते हैं फॉर्मिक एसिड फॉर्माल्डिहाइड के साथ में इन द एसिडिक मीडियम, और जो है ये कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये जो है इन दैट केस इन सब में अकर होता है, सब में फॉर्माइलेशन अकर होगा, OH आ जाएगा यहाँ पे आपका CH2OH,
CH2OH, इस तरीके से कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बन के आते हैं, मिक्सचर में बन के आएंगे, किसी में डाई होगा, कहीं पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो इस तरीके से आता है। फर्दर इसको क्या किया जाता है, तो इसको जो है जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये और हम लोग बोलते हैं कि पॉलीमर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग नेबुलॉक बोलते हैं, नेबुलॉक। इससे हम लोग जो है बैकलाइट भी फॉर्म कर सकते हैं। जब ये फर्दर इसको अगर आप ट्रीट करते हो फॉर्माल्डिहाइड के साथ में इन द एसिडिक मीडियम, तो फिर से आप बैकलाइट ही देखते हो। पर ये सब की जरूरत नहीं है, हम लोग को जो है रिएक्शन में यही पता करना है कि रिएक्शन अकर कैसे होगा। तो क्लियरली जो है क्या होता है रिएक्शन में कि आपका यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग का यही रिएक्शन सबसे फेमस रिएक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे फर्दर हम लोग पॉलीमराइजेशन के लिए देखते हैं, जिसमें हम लोग एसिडिक मीडियम रखे रहते हैं। ये क्या होता है, तो इन दैट केस ये डिहाइड्रेशन अकर होगा, बिकॉज ये प्रोटोनेट करेगा, वाटर एलिमिनेट होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में फिर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर होगा। तो इस केस में आप करेक्ट आंसर क्या बोल सकते हो, देखो आप ऑप्शन तो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन जो मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिहाइड्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। यानी कि आप जो है 37 के लिए थर्ड आंसर करेक्ट कंसीडर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला इन्होंने कि अ मेटल ए ऑन हीटिंग इन द नाइट्रोजन गैस गिव कंपाउंड बी ऑन द ट्रीटमेंट। तो यानी कि रिएक्शन की बात करें कि ए मेटल है, ठीक है, मेटल जिसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया गया, ये दे रहा है प्रोडक्ट बी हाइड्रोलिसिस करने पे कोई गैस इन्होंने फॉर्म किया हुआ है, गिव्स अ कलरलेस गैस, मान लो X गैस फॉर्म किया, जिसको कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप पास कराते हो, इन्होंने बोला कि व्हेन पास टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव अ डार्क ब्लू वायलेट कलर सॉल्यूशन। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो है कॉपर का डार्क ब्लू कलर्ड कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, कलर कंपाउंड, ठीक है, कॉपर का। तो इस रिएक्शन की बात करें, बहुत फेमस रिएक्शन है, दैट इज क्या है कि मेटल अगर मैं कंसीडर करूं तो मेटल क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं रिएक्शन कॉपर सल्फेट का, यानी कि कॉपर 2+ का, वो अमोनिया के साथ देखते हैं, जो कि डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करके आएगा। तो जो है अगर कंसीडर किया जाए इसमें, तो मैग्नीशियम जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा Mg3N2, जिसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो गैस रिलीज करेगा अमोनिया, इसको अगर अमोनिया गैस को आप कॉपर सल्फेट से पास कराओ तो ये जो है कॉपर का जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिसका कलर जो है डार्क ब्लू या जो है आप वायलेट कलर बोल सकते हो। यानी कि इन दैट केस मेटल क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, और करेस्पॉन्डिंग जो मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये हो जाएगा। तो 38 के लिए क्या आंसर मान सकते हो, द सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, इन्होंने असर्शन रीजन टाइप के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, बोला कि assertion में the pH of water increases in the temperature। अब इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे H2O डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करता है, H+ into OH-, ठीक है, नो डाउट ये जो रिएक्शन है अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक इन द नेचर, दिस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक इन द नेचर, ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियसली जब हीट आप सप्लाई करोगे इसमें, जैसे ही टेम्परेचर रेज करोगे, यानी कि रेज कर रहे हो, तो क्या होगा इन दैट केस, तो हम लोग को पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर रेज किया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और हम लोग को पता है कि इफ H+ कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज the pH is going to decrease in that case. pH will decrease, but they have mentioned the pH is going to increase with increase in the temperature. That A statement is wrong. Assertion is wrong. Reason की बात करें, reason में क्या बोला है, the dissociation of water into H+ and OH- is exothermic reaction. Clearly हम लोगों ने mention क्या किया कि this reaction is endothermic in the nature, that is not going to be exothermic in the nature. यानी कि assertion is wrong as well as the reason is also going to be the wrong in this case. एंड अगर आप ऑप्शन को कंसीडर करो तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी कि फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट इन दैट केस। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि सरफेस केमिस्ट्री का कैटालिसिस वाला जो पार्ट होता है, वहां से इन्होंने क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, वंस अगेन असर्शन रीजन प्रॉब्लम है। असर्शन में बोला है कि फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स विथ मैक्सिमम एक्टिविटी शोन बाय द ग्रुप 7 and 9 एलिमेंट। तो जो है
करेक्ट ये स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जो एड्सॉर्बेंट का रेट होता है, एड्सॉर्प्शन का जो रेट होता है फॉर द मेटल्स के लिए, वो इंक्रीज करते जाता है। देन इन्होंने रीजन में क्या बोला है कि द रिएक्टेंट आर मोर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब ऑन द 7th और 9th एलिमेंट, जो कि हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर आप जो है देखो कि करस्पॉन्डिंग 5th to 11 जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट यूज किया जाता है फॉर द कैटालिटिक पर्पस के लिए, यानी कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करेंगे। और हाईएस्ट किस में ऑब्जर्व करोगे? 7 to 9 ग्रुप के केस में, क्योंकि इस केस में आपका जो एड्सॉर्बेंट होता है वो इजिली एड्सॉर्ब हो जाता है गिवन मेटल सरफेस पे। यानी कि आप बात कर सकते हो कि जो है असर्शन इज करेक्ट एज वेल एज द रीजन इज आल्सो करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द आवर असर्शन। यानी कि 40 के केस में आपको सोचना नहीं है, द फर्स्ट आंसर विल बी इन दिस केस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 वंस अगेन आसान प्रॉब्लम है। बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको जो है सिंपल सा लॉजिक क्या है कि कार्बन फ्लोरीन इन्होंने बॉन्ड दिया हुआ है, कार्बन क्लोरीन और कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। इस केस में इन्होंने बोला है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालिए। कैसे समझा जा सकता है? जैसे कि जो कार्बन है ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब जो है होता क्या है कि जब आप कंसीडर करो कि जो ऑर्बिटल हैं अगर इक्विवेलेंट साइज वाले ऑर्बिटल होंगे तो ऑब्वियसली उसमें ओवरलैपिंग, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक आप देखोगे। तो ये केस यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो कार्बन का ओवरलैपिंग है वो 2p के साथ में, मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट सेकेंड पीरियड के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसमें सेकेंड थर्ड पीरियड के साथ में, सेकेंड एलिमेंट फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स के साथ में, सेकेंड पीरियड एलिमेंट फिफ्थ पीरियड के साथ में। तो ऑब्वियसली जो साइज में मिसमैच होते जाएगा धीरे धीरे ये जो है इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे ही इंक्रीज होते जाएगा बॉन्ड वीकर होते जाएगा, बिकॉज अगर ओवरलैपिंग होगी तो जो है सेम साइज के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा। तो क्लियरली इस केस में कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, ये ग्रेटर होगा कार्बन ब्रोमीन और ये ग्रेटर होगा कार्बन आयोडीन के साथ। तो जो है कौन सा आंसर करेक्ट जाएगा इस केस में देख सकते हो, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, थर्ड आंसर इज करेक्ट इन दिस। क्वेश्चन नंबर 42 जो है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या मेंशन किया है कि व्हाइट फास्फोरस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ में, ये फॉस्फीन दे रहा है और कंपाउंड X दे रहा है। X कंपाउंड को HCl के साथ ट्रीट किया गया तो कंपाउंड Y दिया हुआ है। इन्होंने कंपाउंड Y नहीं पूछा है, बोला गया है कि कंपाउंड Y की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अगर जिसको रिएक्शन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रहेगा इजिली जो है कर सकता है। हम लोग को पता है कि जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो फॉस्फीन गैस तो निकलेगा ही, साथ में एक जो है प्रोडक्ट निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, कंसीडर करते हैं NHPO2, ठीक है, NHPO2, ठीक है, H2PO। ये आपका जो है कंपाउंड X हो जाएगा। अब इसको क्या किया इन्होंने, X को ट्रीट किया हुआ है HCl के साथ में। ये क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग जो है इसको जो है आप जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस करेगा ये सोडियम को, तो ये क्या बना लेगा H3PO2। हम लोग को पता है इस केस में सोचने की जरूरत नहीं है, द बेसिसिटी जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इस केस में उससे 1 लेस होगा, यानी कि बेसिसिटी इस केस में 1 हो जाएगा, ठीक है, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। और यही पूछा है तो जो है इस एसिड के लिए हम लोग का Y एसिड हो जाएगा, कंपाउंड Y ये हो जाएगा और इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 1, यानी कि 42 के केस में सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखें तो बोला है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या दिया हुआ है, आसान रिएक्शन दिया हुआ है, इन्होंने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया हुआ है CH, CH3 और CH3, ये कंपाउंड लिया हुआ है CH2 CH3। इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है, यानी इसको ट्रीट किया है इन्होंने। अगर आप रिएक्शन देखो वहां पे तो B2H6 और जो है वाटर का इन द ऑक्सीमर हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये जो एडिशन होता है ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, यानी कि H वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OH वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके लॉन्ग एडिशन होगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, हम लोग को पहले से पता है। तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा इस केस में, CH3C यहाँ पे हो जाएगा CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या करो आप OH जोड़ दो, ठीक है, सॉरी H जोड़ दो बिकॉज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा CHOH CH2 CH3। अब यहाँ पे ये रुका नहीं, इन्होंने फर्दर इसको रिएक्ट कराया हुआ है, किसके साथ में, इसको ट्रीट किया हुआ है डाइल्यूट H2SO4 along with हीट दिया हुआ है, तो यानी कि इन दैट केस डिहाइड्रेशन अकर होगा। इसको कंसंट्रेटेड देना चाहिए बट डाइल्यूट के केस में भी डिहाइड्रेशन विल अकर इफ हीट इज गिवन। तो होगा क्या कि इन दैट केस दिस इज गोइंग टू प्रोटोनेट
अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहां से वाटर एलिमिनेट कर जाएगा इजीली। और ये क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा कार्बोकैटायन, जो कि हम लोग का कौन सा कार्बोकैटायन हो जाएगा, CH2 CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्योंकि ये इवन एलिमिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज है। कार्बोकैटायन है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से ये शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और जैसे ही शिफ्ट करेगा जो कार्बोकैटायन है क्या मिल जाएगा हम लोग को, कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, CH2 CH3 ये मिल गया हम लोग को। अब यहां से एलिमिनेशन विल अकर, अब यहाँ पे इवन जब एलिमिनेशन है दैट इज गोइंग टू फॉलो अ सेजर रूल फॉलो करेगा। तो ये तो रहा 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 डिग्री हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 डिग्री। किसको निकाला जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालोगे तो स्टेबल जो है एल्कीन फॉर्म करेगा, यानी कि सेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा क्या होगा, CH3C कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इस हाइड्रोजन को मतलब एलिमिनेट किया जाएगा इस केस में 3 डिग्री वाले को। तो यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा तो ये बन जाएगा कुछ कार्बन इस तरीके से CH3, ठीक है, ये हो गया। अब इधर जो है कुछ भी चेंज नहीं, CH2 क्या आपका जो है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसमें ऑप्शन देखो तो क्लियरली आपका इस केस में द फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। 44 देखें तो बोला गया है कि कंपाउंड A एंड B विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O3 ये मेंशन किया हुआ है। बोला गया है कि A इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन B, द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। तो ऑब्वियसली केस ये है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। तो वैसा ही इसमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक ईथर और एक एल्कोहल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो कैसे कंसीडर कर सकते हो हम लोग, जो है एल्कोहल वाला ग्रुप ले सकते हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे OH ले लिया हम लोगों ने, इसको OH कंसीडर कर लिया। तो ऑब्वियसली जो है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अदर जो कंपाउंड मेंशन किया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, सडनली हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ईथर, क्योंकि अगर इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि बिकॉज देयर विल बी नो H बॉन्डिंग इन दिस केस। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस केस में बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा इस वाले से। इसमें तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट इन दैट। क्वेश्चन नंबर 45 मेंशन किया गया है, इन्होंने बोला है कि जेदाल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट नाइट्रोजन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोजन का क्या होता है इसमें, अगर हम लोग को पता है कि जेदाल मेथड में नाइट्रोजन जो होता है अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, और अमोनिया जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है, जिसको हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं, यानी कि जिसका हम लोग जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। लेकिन इस दैट केस क्या होता है कि दो चीजें इसमें याद रखने वाली ये बात है कि कुछ केसेस में हम लोग जो है जो गिवन नाइट्रोजन है उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते, किसमें, अमोनिया में। तो जो है जैसे कि अगर बात कर ले इसमें सबसे ऊपर आता है नाइट्रो ग्रुप, RNA2 अगर रखे हैं तो ये हम लोग को अमोनिया नहीं दे सकता है। अगर हम लोग जेंदाल मेथड में जेंदाल मेथड के थ्रू अमोनिया जनरेट करना चाहे वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अदर कंपाउंड भी है, जैसे कि अगर आप कंसीडर करो इसमें डायज़ोनियम ग्रुप, ये भी अमोनिया में नहीं कन्वर्ट होता है। क्यों नहीं होता है, अगर डायज़ोनियम ग्रुप ली हो जाए लाइक दिस केस में, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट करते ही ये क्या होगा कि ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केस होता है। तो यानी कि इन दैट केस भी हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जेदाल नहीं करा सकते। एक और आता है जिसमें हम लोग जो है साइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं, जिस साइक्लिक सिस्टम में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि आप बात कर लो इसमें पेरिडीन का, तो पेरिडीन से भी अगर हम लोग अमोनिया बनाना चाहें दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये 3 केसेज आप याद रखो जिसमें कि हम लोग अमोनिया नहीं जनरेट कर सकते हैं थ्रू दिस जो है कंपाउंड, यानी कि नाइट्रो डायज़ोनियम कंपाउंड और जो है इस तरीके का जो साइक्लिक नाइट्रोजन प्रेजेंट हो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तो जो है अब क्वेश्चन में आता है क्या, इसमें बोला कि विच कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट नाइट्रोजन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप कंसीडर क्या कर सकते हो, क्लियरली आप पहला एनिलीन दिया किया जा सकता है, सेकेंड ऑप्शन में साइनाइड दिया है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो भी कर सकते हैं हम लोग। थर्ड भी इन्होंने नाइट्रो कंपाउंड दिया है, नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, यानी कि थर्ड आप जो कि हम लोग का नाइट्रोबेंजीन है PHNO2, इसके लिए आप जो है जेदाल मेथड का यूज नहीं कर सकते हो। अदर जो हम लोग का अमाइड दिया है यानी कि यूरिया दिया है, देयर आल्सो वी कैन यूज द करस्पॉन्डिंग जेदाल मेथड टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। तो यानी कि फोर्थ में भी कर सकते हो। द करेक्ट आंसर फॉर 45 विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46
इन्होंने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है और फाइनली इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल सी इज, क्या दिया हुआ है इन्होंने, ए दिया हुआ है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्काइन, यानी कि लोवेस्ट जो है क्या होगा, यही होगा हम लोग का इथाइन ही होगा, करेक्ट। इसको क्या किया उन्होंने, ट्रीट किया हुआ है रेड हार्ड कॉपर ट्यूब भी यूज कर सकते हो या आयरन ट्यूब का भी यूज किया जा सकता है। तो होगा क्या कि इन दैट केस जो प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से होगा, इसमें पॉलीमराइजेशन आकर होगा जो कि हम लोग को बेंजीन एज अ प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये बेंजीन हम लोग को प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब इस केस में इसको किसके साथ, ये तो रहा कंपाउंड बी, इन्होंने बी को ट्रीट किया हुआ है CH3Cl के साथ में, एल्काइल क्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या आकर होगा, हम लोग को पता है कि दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फेमस रिएक्शन बेंजीन कंपाउंड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब ये हमारा रहा कंपाउंड सी। कंपाउंड सी के बारे में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वन प्लेन, कैसे निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये तो 6 कार्बन एक प्लेन में है ही, बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये 5 हाइड्रोजन है ये भी सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं इसी में, तो 6 ये हो गया, 5 हाइड्रोजन। उसके अलावा जो कार्बन इसके साथ अटैच्ड है वो भी उसको काउंट किया जाएगा। कार्बन में जो एक हाइड्रोजन, बिकॉज ये CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा, यानी कि आप यहाँ पे एक काउंट कर सकते हो। उसके अलावा जो अदर हाइड्रोजन है, एक तो बैक द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन होगा। तो कितना हो गया आप काउंट कर लो, 6 + 5 11 + 2 कितना हो गया 13, यानी कि 13 एटम विल बी प्रेजेंट इन द वन प्लेन। तो 13 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि हम लोग का सेल रिएक्शन दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है। क्या बोला है कि द फॉर द गिवन E0 वैल्यू इन्होंने मेंशन किया हुआ है, रेशियो हम लोग को निकालना है। रेशियो वी हैव टू फाइंड SN2+ डिवाइड बाय Pb2+। तो कैसे इसको कंसीडर किया जाए, तो अगर मैं इस सेल के लिए लिखता हूं सेल रिएक्शन E एट इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन को देखेंगे भी E = E0 - 0.06, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग 2.303 RT/F को 0.06 ले सकते हैं, डिवाइड बाई n कितनी हो जाएगी, बिकॉज अगर देखा जाए तो Pb2+ से Pb में गया है और SN2+ में गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। अब इसके अलावा क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ SN2+ डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+, ये होगा हम लोग का। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। E0 कितना हो जाएगा, तो देखो आप इसके लिए अगर E0 निकालते हो तो क्लियरली आपका E0 कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, दैट इज -0.13 वोल्ट, बिकॉज इसको तो उसी से लोगे Pb2+ to Pb, और जो है प्लस हो जाएगा क्या, क्योंकि Sn से SN2+ जा रहा है तो ये हो जाएगा 0.14, क्या वैल्यू हो जाएगा ये 0.01, ये हो जाएगा E0 वैल्यू। तो आप एक्सप्रेशन में आप रख लो, तो 0.01 = 0.06, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसको 0.03 log ऑफ SN2+ डिवाइड बाई Pb2+। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SN1/3, यानी कि SN2+ डिवाइड बाई Pb2+ = 10⁻⁴, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 10। क्यूब रूट ऑफ 10 किसके बराबर होगा, ये राउंड वैल्यू आएगा 2.15 की, यानी कि ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.15। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स से प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या बोला है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन द इंटरनल एनर्जी चेंज बाय 502 द मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो निकाल सकते हो आप, क्या निकालते हैं हम लोग, डेल U = आपको पता होगा NCV/ΔT। अब CV क्या है, CV यही हम लोग का मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आपको जो है सभी वैल्यू दे रखी है। डेल U इन्होंने क्या मेंशन किया है 5000, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4, CV आपको निकालना है, डेल T क्या हो जाएगा T2 - T1, 500 - 300 दैट इज गोइंग टू बी आवर 200। अब इस आप वैल्यूज को रख दो यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियरली आपका क्या हो जाएगा CV = 50/8, यानी कि 25 क्या हो जाएगा 4, 25/4 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6.25, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे मूव करें तो यहाँ पे क्या बोला है कि द NaClO3 इज यूज्ड टू इवन इन द एयरक्राफ्ट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये देख सकते हो कि इन्होंने रिएक्शन मेंशन किया हुआ है और इस रिएक्शन के थ्रू ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो कि ये जब फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब किया जाता है कि टू इन द स्पेस एयरक्राफ्ट। अब इन्होंने क्या मेंशन किया है, द डेली कंबशन ऑफ
pure O2 by a person is 492 liter at the 1 atm and 300 Kelvin. How much amount of NaClO3 in the gram is required to produce O2 for the daily consumption of a person at 1 atm and 300 Kelvin? कि सिंपल सा रिएक्शन है, कैसे जाएगा? इन्होंने क्या दे रखा है हम लोग को, जो है वॉल्यूम दे रखा है और कंडीशन दे रखे हैं प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो क्लियरली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है 1 atm है, दे हैव गिवन वॉल्यूम इक्वल टू 492 लीटर और n की वैल्यू हम लोग को पता करना है, ये हो जाएगा 0.082 इन्होंने मेंशन किया हुआ है और हम लोग को कंसीडर करना है R की वैल्यू और टेम्परेचर क्या है 300। तो क्लियरली n के लिए सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितना वैल्यू देगा ये वैल्यू आएगा 20। अब रिएक्शन देखो तो रिएक्शन क्या बैलेंस है, बिल्कुल सोडियम बैलेंस है, क्लोरीन एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों साइड आयरन बैलेंस है, यानी कि ओवरऑल दिस रिएक्शन इज द बैलेंस। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर बैलेंस है तो हमारे लिए स्टोइकियोमेट्रिक जो है प्रॉब्लम आसान हो जाता है, बिकॉज दिस इज 20 मोल अगर आप ये प्रोड्यूस हो रहा है तो 20 मोल हम लोग को ये देना भी पड़ेगा NaClO3, करेक्ट। अब जो है 20 मोल के लिए आप वेट निकाल सकते हो, 1 मोल NaClO3 is equivalent to 106.5 ग्राम, ये निकाल सकते हो, मोलर मास आप निकाल लो। तो जो है 20 मोल्स कितना हो जाएगा, 20 मोल NaClO3 इक्विवेलेंट टू 106 इंटू 20 ग्राम, कितना आएगा ये वैल्यू। आप अगर इसको सॉल्व करोगे दिस इज गोइंग टू गिव 2130 ग्राम, दिस विल बी आवर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 50 देखें तो मेंशन किया है वंस अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, बट कोऑर्डिनेशन के अलावा यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का भी हम लोग को जो है नॉलेज होना जरूरी है। क्या मेंशन किया गया है कि द कॉम्प्लेक्सेस Ml5 ऑफ मेटल निकेल एंड आयरन हैव द आइडियल स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यानी कि दो केसेज है, एक हम लोग Ml5 जब ले रहे हैं तो स्क्वायर जो है पिरामिडल है और एक में आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है दूसरा केस में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर स्क्वायर पिरामिडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट। और दूसरा अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें Ml5 में ही तो ये कुछ इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर। अब आप काउंट करो क्या क्या इन्होंने बोला है, बोला क्या है कि द सम ऑफ 90, 120 एंड 180 LML एंगल इन द टू कॉम्प्लेक्सेस। अब वन बाय वन कंसीडर करो, पहले तो 90 वाली बात कर लेते हैं, कितना होगा तो आप देख लो ये सभी 90 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 ये 90 एंगल हो गया। उसके अलावा मींस ये जो L वैल्यू है ये सभी चारों के साथ ये जो है आपस में 90 का एंगल बना रहा होगा, जो है बोला गया है कि स्क्वायर बाइपिरामिडल है तो अब इसलिए ये भी 90 एंगल होगा। तो कितना कंसीडर कर सकते हो आप इस केस में, तो 4 तो ये हो गया, उसके अलावा 4 ये आपस में 4 बनेंगे, टोटल 8 कंसीडर किया जा सकता है। अब इसमें बात करें कितने 90 एंगल होंगे, बिकॉज इसमें तो एंगल हो जाएगा कितना 120, करेक्ट है ये। अब 120 है तो ये L इसके तीनों के साथ बना रहा होगा और ये L तीनों के साथ में बना रहा होगा, ये नीचे वाला L। तो क्लियरली इस केस में आप देख सकते हो 3 + 3 6 ये हो गया आपका 90, यानी कि टोटल इस केस में आपका 14 हो गया 90 एंगल वाले। अब बात करते हैं दूसरा कि कौन सा 120 के साथ में, तो 120 वाला इस केस में होगा क्या, नहीं होगा, 0 हो जाएगा। इस केस में देखो तो 120 कौन से हैं, ये LL के बीच में 120 है, इन दोनों के बीच में 120 है, इन दोनों के बीच में 120 है, यानी कि टोटल 3 इन दैट केस जो है 120 वाले होंगे। तो 3 हो गया। 180 की बात करें तो 180 के केस में कंसीडर करो, है क्या, हाँ बिल्कुल है, LML 120 LML 120 यानी 2 हो जाएंगे इस केस में। इसमें आप बात कर लो कि 180 वाले कितने हैं, LML एक यही दिख रहा है 1 हो जाएगा, यानी इस केस में 3 हो जाएगा। अब टोटल आप काउंट कर लो 14 + 3 + 3 टोटल, यानी कि 20 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस।